नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ प्रश्नों पे। समीक्षा अधिकारी के जो पूर्व में एग्जाम हुए थे उन प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं, उन प्रश्नों पे हम लोगों की चर्चा हो रही है। तो 2014 के प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों में पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 दूसरे पार्ट को हम लोग देखेंगे और आपकी तैयारी कैसी है हम लोग इसको जज करते हुए भी चलेंगे। आप भी अपने आप को देखें और प्रश्नों की प्रकृति को समझें। और थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा आपकी तैयारी के सिलसिले में कि आप अपनी तैयारी से कितने संतुष्ट हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन डिकोड एग्ज़ाम आपकी तैयारी के लिए प्रयासरत है। यदि आप गंभीर हैं और तो डिकोड एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी बेहतरीन। डिकोड एग्ज़ाम की जो टीम है ऑथेंटिक रूप से क्रैश कोर्स कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए, क्योंकि जब बहुत बड़ी चीज़ें पढ़ने को हो जाती हैं तो हम भूलने लगते हैं। हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है इसके आधार पर क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए डिकोड एग्ज़ाम का, क्योंकि इससे आपकी तैयारी को तो बल मिलेगा ही, कम समय में बेहतर तैयारी होगी और आपको वही उतना पढ़ना है। अति संभावित क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज भी है। क्रैश कोर्स आपको विषयों की गहराई से समझ देगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी देगा। अब बात आती है ये किसके किसके लिए है, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। अब बात आती है कि यहाँ तक तो हम समझ लिए, अब हमको ज्वाइन करना है। हम ज्वाइन कैसे करेंगे? आपको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम ज्वाइन क्यों करें ये क्लियर हो गया, कौन कौन करेगा ये क्लियर हो गया, कैसे करेगा ये क्लियर हो गया। तो गुणवत्ता हम पहले देख लें ना कि गुणवत्ता क्या है। तो गुणवत्ता देखने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके फ्री डेमो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या डिकोड एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डेमो टेस्ट की पीडीएफ ले सकते हैं। उसके बाद आपको गुणवत्ता का अनुमान लग जाएगा। और मैं कहूँगा कि इस क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज को आप निश्चित रूप से ज्वाइन करें, कम समय में बेहतरीन तैयारी होगी। अब चलिए, यहाँ इतनी बातों के साथ ही अब हम लोग अपने जो हमारा मूल टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं कि प्रीलिम्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीलिम्स के 2014 के प्रश्न पत्रों के सामान्य अध्ययन के क्षेत्र को। सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए थे, इससे पहले भी हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे, लगभग 43 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ से हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा है और फिर 1991 के पश्चात घटा है। एक चीज़ समझना होगा कि जनसंख्या घनत्व तो क्या है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जितने लोग रहेंगे वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो वही पूछ रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर बड़े आराम से, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तथ्य के आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मज़ा आएगा। यदि आप भी साथ साथ चलें, कमेंट करते चले, साथ साथ चलेंगे तो आप तो ऊर्जस्वित हैं, आपकी ऊर्जा यहाँ तक भी आनी चाहिए, आपकी ऊर्जा यहाँ तक आनी चाहिए। इससे हम भी ऊर्जस्वित हो जाएंगे थोड़े से। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? अब पहले तो यहाँ हम लोग ये समझ लें, रोजगार विहीन वृद्धि, यहाँ 2 शब्द है। देखिए कितना शुद्ध हिंदी का कितना खूबसूरत शब्द है कि रोजगार विहीन और वृद्धि। तो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक का मतलब ये हुआ कि एक दशक में 10 सालों में रोजगार के अवसर कम हुए, यानी रोजगार शून्य हुआ लेकिन उत्पादन बढ़ा। तो रोजगार विहीन वृद्धि ये होती है। तो ये कौन सा दशक रहा? ये 2005 से 2015 तक का, हम लोग भी इसी दशक के रहे। 2005 से 2015 तक का ये दशक रहा रोजगार विहीन वृद्धि का दशक इसे कहा जाएगा। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या में, बच्चों की जनसंख्या में, वयस्कों की जनसंख्या में, या 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से जो प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है वो किसके आधार पर की जाएगी? क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ प्रभावित साक्षरता दर की जब गणना की बात हम करेंगे
तो बात आती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जनसंख्या से। 7 वर्ष की उम्र के ऊपर जो जनसंख्या है उसमें हम प्रभावी साक्षरता दर की गणना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए इसके पूर्व के भी जो वीडियो रहे, हमारे जो मित्र नए हैं वो जाकर के पूर्व के वीडियो देख सकते हैं। 2010 से हम लोग प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। 2010 के क्वेश्चन को लेकर के हम लोग चले थे, आज 2014 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न की प्रकृति कैसे बदली है और जनगणना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे जब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था या प्रतिशत है। 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर कितना प्रतिशत है भारत नगरीय जनसंख्या का। तो स्पष्ट रूप से भारत दो विचित्र दशाओं में है, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या। और भारत कहा जाता है कि मुख्य भारत, असली रूप में भारत का जो चरित्र है वो गाँवों में बसता है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गाँव में बसती है। तो गाँव में कितना है, ये शहरी जनसंख्या को हम लोग जानेंगे कितना प्रतिशत है तो पता चल जाएगा। तो यहाँ शहरी जनसंख्या 31.2% शहर में निवास करती है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का 31.2% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कहलाने योग्य है, या नगरीय जनसंख्या का इतना योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं, अब समानता के अधिकार की बात आती है तो किस किस अनुच्छेद में, 5 अनुच्छेद तो है ही, तो कौन से अनुच्छेद में, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ। तो यहाँ सीधा सा इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था, या ये कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से लिया गया। बड़ा इजी क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन आपको सुपुर्द करता हूँ और मैं इसका आंसर भी आपसे ही चाहूँगा। ये कहाँ से लिया गया था, यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या सोवियत संघ के संविधान से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पूरे विश्व के कई देशों के संविधान की अच्छी बातों को हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अपने में शामिल किया, और इसी विचारों के ग्रहणता का परिणाम रहा मौलिक अधिकारों को ग्रहण करना। ये हमारे विचारकों का उदात्त भाव था कि ये किसी से भी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने में संकोच नहीं किए। तो शायद यही आंसर होना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। कौन सा ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, या समान नागरिक संहिता। तो यहां हम लोग जब देखेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लें कि 50 का आंसर सी सही होगा, मुफ्त कानूनी सलाह। थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि 42वें संविधान द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व तो जोड़े गए वो कौन कौन से थे, अनुच्छेद 39 च, 39 च, और इसमें कहा गया कि शोषण से बच्चों की सुरक्षा होगी। फिर 39 क कहता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता यानी मुफ्त कानूनी सलाह दी जाएगी। और 43 क कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में, ये नीति निर्देशक तत्वों में बाद में जो जोड़ा गया, 43 का कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में यानी जो प्रबंध किया जाता है मैनेजमेंट में, श्रमिकों की भी भागीदारी हो, श्रमिकों की भी हिस्सेदारी हो। तो इस तरीके से 39 च किसकी बात करता है, 39 च कहता है कि शोषण से बच्चों की सुरक्षा हो। 39 का 39 का कहता है कि मुफ्त कानूनी सलाह की बात करता है। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी या हिस्सेदारी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया। यह किसके किसके बीच में था, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के, विधायिका और कार्यपालिका के, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। देखिए राज्य व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत जटिल नहीं है, इनकी जटिलता में हमें जाना भी नहीं है, इनकी व्याख्या को हमें उस तरीके से नहीं देखना है, लेकिन हमें ये जानना है कि ये आयोग किसके लिए गठित किए गए थे। तो हम लोग ये जान लें
कि इसका सही आंसर है डी। और सरकारिया आयोग का गठन कैसे हुआ, तो न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई वो 1983 में गठित की गई, और इस समिति ने 1988 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, सरकारिया आयोग ने। तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य के संबंधों की पुनरीक्षा के लिए इसका गठन किया गया, सरकारिया आयोग का। आयोग के अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्य का जो आपसी संबंध है इसका उल्लेख किस राज्य में किया गया, भाग 10, भाग 11, भाग 14 या भाग 15, किस भाग में किया गया। तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 11, भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है। भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में किसका उल्लेख मिलता है, संघ और राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है, भाग 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। बड़ा इजी भी है और स्थिति जटिल है। प्रश्न बिल्कुल इजी है, प्रश्न आसान है कि प्रश्न कठिन है, प्रश्न आसान है, स्थिति जटिल हो जाएगी जब राष्ट्रपति नहीं है तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति देखेगा। लेकिन जब यह भी चला गया तो ऑप्शन थर्ड लाइन कहाँ है, तो ये थर्ड लाइन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये बात की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको देखेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझ लें कि, और ये बात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हमारा संविधान का अनुच्छेद 65 कहता है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी कारणवश त्यागपत्र दे या कोई उस तरीके की घटना हो तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है? भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से और न्यायिक स्वतंत्रता से। तो ये तो बेसिकली प्रतिबद्ध न्यायपालिका भी न्यायपालिका का अधिकार ही है, ये उसका कार्य क्षेत्र है। ये पुनरावलोकन ये इसका कार्य ही है, न्यायिक पुनरावलोकन का। न्यायिक स्वतंत्रता ये भी इसके मूलभूत कार्य हैं न्यायपालिका के। लेकिन जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का द्योतक है, सीधा न्यायिक सक्रियता का द्योतक है। इसमें एक जनहित याचिका दायर की जाती है और कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी करती है, निर्देश देती है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें इसका कि सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देख लें हम लोग कि उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकती। उच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। तीसरा है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे के पदाधिकारियों से संबंधित मामलों पर विचार कर सकती है। और डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सीधा सा इसका आंसर है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध किसी भी रिट याचिका पर विचार ही नहीं कर सकती। नेक्स्ट, 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 56 का ए। हालांकि वर्तमान में यह सीमा बढ़ गई है, वर्तमान में यह सीमा करीब करीब आगे बढ़ गई है, लेकिन प्रश्न के अनुसार, प्रश्न काल जब पूछा गया था उसके अनुसार इसकी सीमा 49% है। अब लगभग 70% के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। किस वित्त मंत्री ने राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। तो पहले राजकोषीय नीति को हम लोग समझ लें। राजकोषीय नीति का क्या अर्थ होता है।
सार्वजनिक व्यय हो गया या करारोपण हो गया, सार्वजनिक ऋण से संबंधित कोई भी नीति हो वो राजकोषीय नीति कहलाती है। तो राजकोषीय नीति की जो घोषणा थी इससे कौन से वित्त मंत्री संबंधित है? बीपी सिंह, पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा। एक बात हम लोग समझ लें कि 1885-86 के दौरान इसकी घोषणा की गई थी और 1885-86 के समय में बीपी सिंह हमारे वित्त मंत्री थे। तो इसका सीधा सा आंसर होगा बीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? ये किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? मालेगाम समिति, गोईपेरिया समिति, रंगराजन समिति या बैंकिंग रिफॉर्म समिति? किसके आधार पर यह किया गया था? तो एक चीज हम लोग जान लें कि आरबीआई ने बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए इसकी निगरानी के लिए YH मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उसी समिति के गठन पर, उसी समिति के सिफारिश पर माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाओं को स्थापित किया गया। तो यहां होगा आंसर मालेगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, इसकी परिभाषा पूछ रहा है कि बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां, विदेशी बैंकों द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं व अन्य गतिविधियां करना। तो बैंकिंग की कोई भी क्रिया हो वो प्रतिछाया बैंक नहीं कहलाएगा। प्रतिछाया बैंक का, अब जैसे आप हैं, आप अस्तित्व में हैं लेकिन यदि सूर्य का प्रकाश है, किसी प्रकाश में आप जाते हैं तो आपकी प्रतिछाया कहीं और बनती है। तो वो बैंक ना होकर के बैंक की प्रतिछाया है। इसका मतलब यह है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न कराना ही प्रतिछाया बैंकिंग कहलाता है। आंसर 59 का बी ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते चलेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा कि 31 मार्च 2015 तक निम्नलिखित में से किसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया? रिलायंस कैपिटल, बजाज कैपिटल, IDFC और IFCI। ये 4 संस्था हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था हैं, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया 31 मार्च 2015 को। तो यहाँ हम लोग जान लें कि यहाँ पर IDFC को RBI ने लाइसेंस दिया था बैंक खोलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? विक्रय कर है, एक्साइज ड्यूटी है, संपदा कर है या कस्टम ड्यूटी है? निश्चित रूप से संपदा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे किस राज्य के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? ये उस समय का प्रश्न था। तो यहाँ पर नागालैंड और जम्मू कश्मीर, क्योंकि इन दोनों के बैंकों का संचालन तो रिजर्व बैंक ही करता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर के जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये 2 विशिष्ट राज्य हैं और यहाँ से इसको हम निकाल देते हैं क्योंकि इसका अपना अलग संविधान था, है नहीं। जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान था। अब तो खैर धारा 370 के बाद और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं सरकारों में, उसके अंतर्गत अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अब इनकी सारी व्यवस्था भारत सरकार के अंतर्गत आएंगी। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय उसका इशारा यही था, जम्मू और कश्मीर सही आंसर होगा। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बनाया गया था, तो इसकी अधिकतम सीमा क्या रही पेमेंट भुगतान की? 3 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 10.5 लाख? तो इसका सही आंसर होगा 10 लाख। पहले 3 लाख था, 3 लाख से बढ़ा करके 10 लाख किया गया। वर्तमान समय में ये सीमा बढ़ करके 20 लाख रुपए हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पैन के प्रारंभ में, पैन कार्ड आपने देखा, उसके प्रारंभ में अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उन अक्षरों में इस पी किसको दर्शाता है? तो निश्चित ये व्यक्तिगत
फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार या व्यक्तियों का समूह, यह किसको दर्शाता है? तो पैन कार्ड इंडिविजुअल होता है और पी जो है पर्सन को इंडिकेट करता है, यानी ये व्यक्तिगत को, पर्सनल नंबर को ये शो करता है, पी यानी व्यक्तिगत, पर्सनल। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? थोड़ा सा लखनऊ के बारे में हम लोग जान लें। ये बलिया को, उन्नाव को, हरदोई को या बाराबंकी को? तो उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी को तो लखनऊ की सीमा छूती है, स्पर्श करती है, लेकिन बलिया उत्तर प्रदेश का आप कह सकते हैं कि काफ़ी पूर्व में स्थित है, पूर्वोत्तर जिला है। तो लखनऊ और बलिया के बीच में दूरी ज़्यादा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? ये झील है बोलिविया का रेड लैगून, डोमिनिका की बाइलिंग झील, चीन का 5 फ्लावर झील, क्रोएशिया की प्लिटविस झील। थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन ये कठिन हो गया है, लेकिन आंसर बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें कि 1979 में 1979 में यूनेस्को ने क्रोएशिया की प्लिटविस झील को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेमेंट संरक्षण या कृषि संबंधी परिधान। एजेंडा 21 के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें कि 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक आयोजन हुआ था, और यह आयोजन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात हुई थी और इसी दौरान एजेंडा 21 की बात की गई थी। इसको मूर्त रूप दिया गया था और इसका सीधा सा संबंध सतत विकास से है। और इसके बारे में, एजेंडा 21 के बारे में आपको यह भी जानना चाहिए कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यकारी योजना है। ऐसा नहीं है कि यह केवल योजना है और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। सतत विकास की जो योजना है संयुक्त राष्ट्र संघ की, यह बाध्यकारी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जनरथ नाम दिया गया है। हम लोग इसके पहले के भी प्रश्न को देखे थे, जनरथ से संबंधित था। जनरथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो जनरथ जो है, जनरथ के बारे में हम लोग जान लें कि जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक ट्रेन चलाई थी गरीब रथ के नाम से। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई तो इन्होंने एसी, कम लागत पर एसी बसों का परिचालन शुरू किया और नाम दिया जनरथ। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया निम्न लागत पर एसी बस सेवा को, एसी बस के परिचालन को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 2013 के लिए कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर भारत की जन्म दर से कम थी, चूंकि जन्म दर और मृत्यु दर प्रति 1000 पर ही निकाली जाती है। प्रति 1000 की जनसंख्या पर ही जन्म दर और मृत्यु दर की बात की जाती है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से अधिक थी। सही आंसर क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ इसका सही आंसर है ए, कि उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर थी वो भारत की जन्म दर से कम थी। नेक्स्ट हम लोग देख लें, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया? युवा वर्ष, महिला सुरक्षा वर्ष, किसान वर्ष या पर्यावरण संरक्षण वर्ष? सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ निश्चित रूप से किसान वर्ष 70 का सी, किसान वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। यह समसामयिक उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने शामिल किया है। किसान वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग किससे आता है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, भूमि राजस्व से, संघीय एक्साइज ड्यूटी के हिस्से से। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो व्यापार कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, अब तो हो भी गई है। ये पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की जा रही थी नॉलेज पार्क की? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग दें। इसका सही आंसर है, अब यहाँ वाराणसी में तो नहीं है भाई, लखनऊ में तो नहीं है, नोएडा या ग्रेटर नोएडा। सही आंसर इसका डी है, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश का? देखिए अब उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्नों की भरमार हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे गए थे समीक्षा अधिकारी के इसको एग्जाम में। इसका सही आंसर है सी, लखनऊ में, सॉरी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? आलू का उत्पादन और आलू अनुसंधान केंद्र। तो यहाँ अभी आलू के उत्पादन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है। तो निश्चित रूप से यह फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में कितना जान रहे हैं, इस पर बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एकदम फैक्ट है, करेक्ट है कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, और डी है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो निश्चित रूप से इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है और थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, आप जब कृषि के विषय में जान रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर इसका आंसर हमें मिल जाएगा। क्योंकि कृषि में उन्नत किस्म के बीज नहीं होंगे तो कृषि उन्नति नहीं कर पाएगी। बाकी इन चीज़ों, ये तो प्रछन्न काम है ना, मुख्य काम तो यही है ना कि उन्नत किस्म के बीजों का यदि प्रयोग हम करेंगे तो फसल निश्चित रूप से हमारी बढ़ेगी। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक, सबसे अधिक प्रभावी कारक यह है कि उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, अतः आंसर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। अच्छी बात है। उस सूची में निम्नलिखित शहरों में से किसका स्थान नहीं है? उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में 7-8-10 लाख ही शहर है ना भाई उत्तर प्रदेश में। तो विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने की बात की गई है, लेकिन अब यहाँ यह पूछ दिया कि कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा में कौन शहर है जिसमें कि ये इस प्रोजेक्ट की चर्चा नहीं की गई है कि यह प्रोजेक्ट वहाँ नहीं चलेगा अभी। तो इसके बारे में हम लोग जान लें कि ये प्रयागराज, ये इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, हमें इसी रूप में जानना चाहिए कि ये प्रयागराज इस लिस्ट में नहीं था। कानपुर भी था, आगरा भी था और वाराणसी भी, कि कानपुर, आगरा, वाराणसी यहाँ मेट्रो रेल का परिचालन होगा लेकिन प्रयागराज में नहीं होगा, ये उस समय निर्णय लिया गया था। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, अगला क्वेश्चन है, NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? समसामयिक क्वेश्चन है ये, उस समय की उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ करेगा? चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो चैती और कजरी का सीधा सा संबंध मिर्जापुर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन अनडाउटली 77 का ए नहीं होना चाहिए। भोजपुर, मथुरा और वाराणसी इसके अलावा भी है, क्योंकि यहाँ से मिर्जापुर का तो संबंध जुड़ा ही है इससे। तो इसका जब आंसर हम लोग देखते हैं, क्योंकि यदि इसमें कोई फेरबदल नहीं होता तो यह प्रश्न ही नहीं बनता। अब प्रश्न बना है तो इसका मतलब कि थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। कजरी का संबंध मिर्जापुर से, भोजपुर ये बाहर निकल जाता है, भोजपुर का क्षेत्र यानी वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर वाले बिहार का एरिया। अब बचता है हमारे पास मिर्जापुर, मथुरा और वाराणसी। तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है
कि ये उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का जो आयोजन होगा वो वाराणसी में होगा, और आंसर डी हमारा सही आंसर है। इंडियन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, BS शेखावत और सोमनाथ चटर्जी। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने इस पुस्तक को लिखा था, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। और हमें ये जानना चाहिए कि 15 मार्च 2015 को राष्ट्रपति भवन में एक साधारण सभा में इस किताब का विमोचन किया गया था। और किताब लिखा किसने? किताब लिखा था आपने, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉर्पोरेशन, गेस्ट किन एंड विलियमसन फार्मा और LG। तो इसका ये 4 संस्थाओं के नाम दिए हैं, नीचे 4 कोड दिया गया है। थोड़ा सा हमें इस पर देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी संस्था काम करती है। तो हम लोग ये जान लें कि भारत में सैमसंग और LG ये 2 संस्थाएं काम करती हैं। अब ये दोनों ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए में 1 2 3 4 नहीं है, ऑप्शन बी, तो सही ऑप्शन हमारा ये है कि ऑप्शन 2 सैमसंग कॉर्पोरेशन और LG, यानी हमारा बी ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का जो लोक नृत्य है वो क्या है? मेघालय के लोक नृत्य के बारे में हम लोग बात कर लें, नाटी है, लोहो है, बम्बू नृत्य है या खांटुम है? तो यहाँ सीधे सीधे मेघालय का जो लोक नृत्य है लोहो, बी। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में, सहारनपुर में, कानपुर में या लखनऊ में? बिल्कुल बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि इसका ये संस्थान है और ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। इसका मतलब कि ये हमें रट लेना होगा, इसको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज, सिंचाई, जल, उर्वरक और भूमि राजस्व। तो पूंजी ये भी इन्वेस्टमेंट है और ये भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन भूमि राजस्व जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो 82 का 82 का डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? जो आप कमा रहे हैं, आपकी आमदनी है, उस पर इनकम टैक्स की शुरुआत आमदनी पर, यहाँ सीधे सीधे प्रश्न ये है कि इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? सर चार्ल्स वुड ने, मैकहेल ने, जेम्स विल्सन ने या विलियम जोन्स ने? तो यहाँ सीधा सा इसका आंसर होगा जेम्स विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग ये जान लें कि 1860 में जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स की शुरुआत भारत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लखनऊ बॉय पुस्तक विनोद मेहता की सुप्रसिद्ध रचना है और इस प्रसिद्ध पुस्तक को विनोद मेहता ने लिखा है। ये सही ऑप्शन हमारा है, विनोद मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मानव रहित हवाई जहाज या ड्रोन के द्वारा वन्य जीवों का प्रबंधन करता है या उनकी देखभाल के लिए उसका उपयोग करना प्रारंभ कर दिया? क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही आंसर है 85 का ए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? परमाणु ऊर्जा सहयोग से स्थापित करने के बाद परमाणु करार चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में USA से हुआ, तो कहीं ना कहीं मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संबंध USA के साथ मिलकर के स्थापित किया जाएगा। मित्रों 2014 के भी क्वेश्चन
को हम लोगों ने देखा, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, प्रतिक्रिया ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा हो आप अपनी प्रतिक्रिया दें। फिर हम लोग मिलते हैं आगे 2016 के प्रश्न पत्रों के साथ, तब तक के लिए हमें समय दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।